बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है। पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद किया गया। बड़े शहरों के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो मुज़ाहिरीन हम बात कर रहे थे कि पहले पुरअमन रहा करते थे, वो अब पुरअमन नहीं रहे। कई जगहों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस उन्होंने फेंकी, और कई जगहों के ऊपर जो है मुज़ाहिरीन ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराईं, सड़कें जाम की, एम्बुलेंसों को और गाड़ियों को रास्ता नहीं दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जाम होने की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी है, वो शदीद मुतासर हुई। जब पुलिस ने उनसे खुलवाना चाहा तो तसादुम हो गया, और ये तसादुम इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुख्तलिफ़ मकामात पे पुलिस के ऊपर टॉर्चर किया गया है। अब पुलिस वालों की भी ज़ख्मी होने की, शहीद होने की इतलात हैं। दूसरी तरफ जो एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन हैं वो कह रहे हैं उनके भी लोग शहीद हुए हैं। तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं लगातार। हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद से लेकर अब तक देखिए, अगर एहतजाज पुरअमन हो तो सबका हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन अगर एहतजाज के अंदर लोगों की गाड़ियाँ, उनके रिक्शे, एम्बुलेंसेस और सरकारी इमलाक को तोड़ा फोड़ा जाए और उसको नुकसान पहुँचाया जाए, तो फिर रियासत को हरकत में आना पड़ता है। अभी रियासत ने कुछ फ़ैसले किए हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी नौबत क्यों आई, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत को इस पर एक कमीशन बना के जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। देखिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, इस पर मैं राय नहीं दे पाऊँगा, आप अपनी राय खुद ही कायम कीजिएगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अपने साथियों के साथ एहतजाज का ऐलान किया था, और मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने यह कहा था कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, और उन्होंने जाकर फैज़ाबाद पे, रावलपिंडी में उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, धरना दे दिया। इस मामले में हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। फैटफ की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। पीडीएम की पाकिस्तान में तहरीक चल रही थी। हुकूमत बहुत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये ऐसा वक्त था, यानी आपके सामने है, पीडीएम की तहरीक बहुत तेज़ थी नवंबर में, और वो तहरीक कोई भी रुख इख्तियार कर सकती थी। फैटफ का पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव था, और पाकिस्तान को लगता था कि फरवरी में हमें हर हाल में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाना है, जो माशी तौर पे हमें डैमेज है उसको कंट्रोल करना है। तो उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर एजाज शाह, उन्होंने बजाय सूझबूझ से काम लेने के वक्त पे डंग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार की, और खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो मुज़ाकरात किए उसमें एक मुआहदा कर लिया। अब ये एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ मुआहदा जो है वो ये मौजूद है इस जमात के पास, तहरीक लब्बैक वालों के पास, और यही मुआहदा वो दिखाते हैं कि जनाब आपका हमारे साथ तय पाया था। इस मुआहदे में ब्रिगेडियर रिटायर सैयद एजाज शाह के सिग्नेचर मौजूद हैं, और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के भी सिग्नेचर इसमें मौजूद हैं, और जो इस्लामाबाद के कमिश्नर हैं आमिर अहमद उस वक्त, उनके भी इसमें दस्तखत मौजूद हैं। इसमें हुकूमत ने ये तस्लीम किया था मुतालबा कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी के ज़रिए से मुल्क बदर कर देगी। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जब भी ये मसला जाएगा तो कौन सा ऐसा एमएनए है जो कहेगा नहीं इस सफ़ीर को पाकिस्तान में रखो? किसी की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ सड़कों पे लोग मार देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में नामूस रसालत के मामले के ऊपर लोग बहुत हसास हैं। तो वहाँ पार्लियामेंट में वही फैसला होना था। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा जी अब पार्लियामेंट में ले जाएं, जहाँ भी ले जाएं, फैसला करवाएं और इस सफ़ीर को निकालें। ये मुआहदा हो गया। इसकी 4 शिकें थीं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रांस के सफ़ीर को निकालना। ब्रिगेडियर एजाज शाह ने इसके नताइज और हालात क्या बनेंगे, असरात क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों को सोचे बगैर डंग टपाऊ पॉलिसी के वक्ती तौर पे मैं इसमें से हुकूमत को निकालूं, यानी हुकूमत शायद आज के दिन ही है, तो ये मुआहदा कर लिया और उस पर दस्तखत कर दिए। अब 3 महीने का टाइम लेकर तहरीक लब्बैक के लोग वापस आ गए अपने अपने घरों में, और दिन गिनने लगे। 3 महीने मुकम्मल हो रहे थे 16 फरवरी को। 16 फरवरी को ये तगड़े हो गए। इन्होंने कहा जी 16 फरवरी को अगर ना हुआ तो हम दोबारा एहतजाज करेंगे, फैज़ाबाद जाएंगे। अब वज़ीर दाखिला तब्दील हो चुके थे, शेख रशीद आ गए थे। शेख साहब ने इनको अंगेज करना शुरू किया और एक और मुआहदा कर लिया। ये जो एक और मुआहदा किया, इस मुआहदे में फिर वादा कर लिया उनके साथ, और यहाँ शेख रशीद अहमद साहब के
और पीर नूरुल हक कादरी दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। फिर मुआहदा किया और उस मुआहदे के ऊपर दोबारा वही बात लिख दी। लिखा ये कि 20 अप्रैल तक हम पार्लियामेंट से फैसला करवाएंगे और फिर जो फैसला होगा उसके मुताबिक सफ़ीर को निकाल देंगे, जो फैसला वहाँ से हो। तो तहरीक लब्बैक वालों को पक्का पता था कि पार्लियामेंट कभी भी सफ़ीर को रखने के हक़ में फ़ैसला नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, 20 अप्रैल तक का वक्त आपको दिया। अभी शेख साहब ने और हुकूमत ने अनाउंस किया कि नहीं, हम ईद से पहले पहले पार्लियामेंट में ले आएंगे। तो तहरीक लब्बैक वालों को लगा कि ये तो बहुत लंबा वक्त दोबारा मांग रहे हैं। उन्होंने एहतजाज की तैयारियां शुरू की। हुकूमत को पता चल गया आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम सफ़ीर को कैसे निकालें और ये चीज़ कैसे करें। उसके कुछ वजूहात हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि निकालें या ना निकालें, कि वजूहात आप सुन लें। ये 27 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में, और फ्रांस उनमें एक बड़ा अहम मुल्क है। फ्रांस के अंदर जो पाकिस्तानी है उनकी तादाद मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ है, लेकिन 1,20,000 ज़्यादातर जगहों पे लिखा है कि फ़्रांस में पाकिस्तानी रहते हैं। जर्मनी में कुछ 74,000 पाकिस्तानी रहते हैं। ऑस्ट्रिया में 10,000 पाकिस्तानी रहते हैं। बेल्जियम में कुछ 19,000 20,000 पाकिस्तानी रहते हैं। बल्गारिया में, क्रोशिया में, साइप्रस में 2,500, चेक रिपब्लिक में 1,000, डेनमार्क में 26,000 पाकिस्तानी रहते हैं। फिनलैंड में कुछ 4,000 पाकिस्तानी रहते हैं। यूनान में 35,000 पाकिस्तानी हैं। हंगरी में पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी है। आयरलैंड में काफ़ी है। इटली में कोई 1.25 लाख के करीब हैं। इसी तरह माल्टा में पाकिस्तानी है। नीदरलैंड में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। पोलैंड में, पुर्तगाल में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में, स्पेन में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं। स्वीडन में कोई 25-30 हज़ार पाकिस्तानी हैं। तो जब आप ये 26 रियासतों में देखते हैं तो पाकिस्तानियों की तादाद कोई जो यूरोपीय यूनियन में लिखी गई है, यूके को अगर साथ शामिल करें तो ये 2.2 मिलियन, यानी कुछ 20-22 लाख पाकिस्तानी यूरोपीय यूनियन में रहते हैं। अब ये पाकिस्तानी बहुत बड़ा पैसा कमा के वहाँ को मजदूरी करता है, कोई कारोबार करता है, कुछ माइग्रेंट होकर गया है, उसकी फैमिली यहाँ पे है, मुख्तलिफ तरीक़ों से है ना। तो जितने पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, और एक बहुत बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को हर महीने मिलती है जो वहाँ से आती है उन मुल्कों से। और वो पैसा पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसमें से टैक्स जो मिलता है उसको फिर इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दोनों वज़राए दाखिला, इनके अंदर बिल्कुल डेप्थ और समझ नहीं थी इस बात की कि हम क्या चीज़ कमिट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर एजाज शाह और पीर नूरुल हक कादरी बगैर सोचे समझे उन्होंने ये मुआहदा किया कि जी हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे। यूरोपीय यूनियन का एक कानून है, ये यूरोपीय यूनियन में 27 मुल्क हैं, उनका एक उसूल है कि एक का दुश्मन सबका दुश्मन, एक का दोस्त बाकियों का भी दोस्त बन जाता है, यानी एक का मुखालिफ सबका मुखालिफ। अब यूरोपीय यूनियन पे पाबंदियां आपने देखा होगा नहीं लगी होंगी, क्योंकि एक पे पाबंदी लगती है बाकी सारे जो है वो मुखालफत करते हैं। उन्होंने एक एका बनाया हुआ है। क्या मुसलमानों ने ऐसा एका बनाया? क्या मुसलमान कह सकते हैं कि एक का दुश्मन सबका दुश्मन, एक का मुखालिफ सबका मुखालिफ? भारत इधर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा होता है, पाकिस्तान के साथ एरियल स्ट्राइक कर रहा होता है, वहाँ यूएई, वहाँ सऊदी अरब, वहाँ दीगर ममालिक जितने भी हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, मुसलमान वो भारत के साथ प्यार की पींगे चढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई उसूल नहीं है कि एक का दुश्मन, यानी ईरान जो है उसने क्या रोल प्ले किया था अजरबैजान की जब लड़ाई हो रही थी आर्मीनिया के साथ? वो तो अजरबैजान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हमेशा आर्मीनिया की तरफ जाता था ईरान। तो टेक्निकली ये मामला है कि यहां एक का दुश्मन सबका दुश्मन नहीं है। एक का दुश्मन सबका दुश्मन माना नहीं जाता। मुसलमानों में ये डिवाइड है, हम बिखरे हुए हैं, हमारा आपस में इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं है। वहां यूरोपीय यूनियन में है। इन चीज़ों को हुकूमती ईवानों में डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को हम निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो जाते हुए कुछ और सफ़ीरों को भी ले गया और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया, और अगर यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, इनके साथ सफारती ताल्लुकात कम करेंगे और इनके साथ तजारत के मामलात भी ख़त्म करेंगे, तो ज़रा नुकसान का अंदाज़ा कीजिए। ये अरबों डॉलर्स का नुकसान बनता है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। ये उन्होंने बाद में सोचा, मुआहदा पहले लिख कर आ गए थे। अब तहरीक लब्बैक वाले भी सच्चे, यानी उनका मुतालबा तो ठीक है जी, आपने हमसे मुआहदा किया हुआ है,
आपने कहा था कि निकालेंगे सफ़ीर को, आप उस वक्त हमारे साथ बैठते, मुज़ाकरात करते, 100 हल निकल सकते थे इस चीज़ के। आप हमारे साथ बैठते, मुज़ाकरात करते, हमें गाइड करते, गवर्नमेंट है आप, हम आपके साथ तय कर देते जी आप इस लेवल तक जाएं और ये करें, अक़वाम मुत्तहिदा में उठा लें, यूरोपीय यूनियन में उठा लें, आप इस मामले को जो है OIC के ऊपर उठाएं, आप इस मामले को जो है आलमी सतह पे उठाएं, मुसलमान मुल्कों का इजलास बुलाएं, हमारे नुमाइंदों को भी बुला के उसमें बिठाएं, ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान को दुनिया से काटने की पॉलिसी पे अब गवर्नमेंट को तशवीश है। देखिए, मेरी नज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आज जो सड़कों के ऊपर हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक था? एम्बुलेंस में अगर कोई शख्स अस्पताल जाना चाह रहा हो और शहीद हो जाए, पुलिस वालों को ज़मीन पर बैठा के उनको डंडों से मारा जाए, और उनमें पुलिस वाले, उनकी भी इत्तलात आ रही हैं शहादत की। यहां जो कुछ रियासत ने किया एहतजाज करने वालों के साथ, वो भी एक अलग कहानी है, उनके पास भी अपनी बात है कहने के लिए। तो दोनों तरफ से गलत हुआ है और ये ज्यादती हुई है, और ज्यादती किनके साथ हुई है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों के साथ। जिन्होंने गुस्ताखी की वो अपने मुल्क में मौजे हैं। जो गुस्ताख हैं उनको रात को मीठी नींद आ रही है, और जो कभी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकते वो आज अपने घर से बाहर सौदा लेने नहीं जा सकते। या हमारे पास मजदूर काम कर रहे थे और वो मजदूरी करने के बाद बाहर बैठे हुए थे सड़क पे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग गए नहीं? उन्होंने कहा सर बाहर सड़कें बंद ने और वो डंडे चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, पुलिस वाले भी मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि घर कैसे जाएं। और जो मैक्रोन है या उसके जो शहरी है या जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है वो तो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें जज्बाती नारे लगाने की बजाय ना साइंसदान पैदा करने चाहिए थे, इंजीनियर्स पैदा करने चाहिए थे, हमें बेहतरीन किस्म के फलसफी पैदा करने चाहिए थे, हमें दुनिया के अंदर तरक्की करनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था, बेहतर मईशत दान पैदा करने चाहिए थे। आज कोई भी दुनिया में हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात नहीं करता यहूदियों के खिलाफ। कोई अखबार लिखकर दिखाए बंद हो जाएगा, जीना हराम कर देते हैं। आप बात करके दिखाएं अक़वाम मुत्तहिदा में उसके बारे में, नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? उन्होंने माशी तौर पे, साइंसी तौर पे और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर मैदान में अपने आप को साबित किया यहूदियों ने, और वो इतने मजबूत हो गए थोड़ी सी तादाद में होने के बावजूद कि दुनिया का कोई मुंह उनके खिलाफ बोल नहीं सकता आलमी फोरम्स के ऊपर जाकर। तो हम अपने आप को इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़ी कौम और रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होकर, जिन्होंने इल्म को बहुत ज्यादा फौकियत दी, जिन्होंने कैदियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि तुम हमारे लोगों को तालीम दो, कितना बड़ा रुतबा इल्म को दिया है। और मौला अली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इल्म का दरवाज़ा है। यानी इल्म के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तलकीन करते थे मुसलमानों को, और इल्म वालों की कदर थी। लेकिन हम इल्म से भाग गए और जज्बात हमने पकड़ लिए। आज डंडे हमारे हाथों में, पत्थर हमारे हाथों में, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं और उन मुल्कों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया और जो तगड़े हो गए, जिन्होंने तरक्की कर ली, वो सुकून से अपनी नींद सो रहे हैं बदमाशी करने के बाद, हमारे दिल दुखाने के बाद। तो उनके खिलाफ रिएक्शन दो तरह का हो सकता है। उनका सफ़ीर निकाल दें और पूरे यूरोप से दुश्मनी ले लें और उसके असरात भुगतें। और ये भी किया जा सकता है क्योंकि ये मुआहदा खुद हुकूमत ने किया है। अब हुकूमत पूछे बुला के ब्रिगेडियर एजाज शाह को कि आप ये मुआहदा करके आए थे, पूरा करें। अब दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें और ऐसा बन जाएं कि हमारी नाराज़गी कोई मोल ना ले सके। हर शख्स ये सोचे, हर मुल्क ये सोचे कि अगर मुसलमानों की दिलादारी हुई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये मारेंगे भी, ये पाबंदियां भी लगाएंगे, ये परेशानी में भी इजाफा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें साइंसी मैदानों में आगे बढ़ना पड़ेगा, इल्म के मैदानों में आगे बढ़ना पड़ेगा, फौज और ताकत के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। वो हम नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में ये जो हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुआ, पुरअमन एहतजाज सारे कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने अब क्रैकडाउन का फैसला किया है और अब घरों के ऊपर जाएंगे, अटैक करेंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है ये मामला अब के लिए दब जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान का कौन सा चेहरा बाहर जा रहा है? ज़रा ये अखबारात देखिए आप।
रॉयटर्स ने क्या लिखा है? रॉयटर्स ने लिखा पाकिस्तानी इस्लामिस्ट क्लैश ओवर फ्रेंच कार्टून्स डिपिक्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक ग्रुप है वो उनका क्लैश हो गया है फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमेज़ खाके जारी करने की वजह से। और जो यूएस न्यूज़ है अमेरिका का, उसने भी सेम खबर इसी तरह छापी है। इंडिया का DW न्यूज़ है प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान आफ्टर इस्लामिस्ट लीडर्स अरेस्ट, कि एक इस्लामिक लीडर को अरेस्ट करने के बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े और नीचे बहुत मिर्च मसाला लगा के उन्होंने तस्वीरें, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ उन्होंने दिखाया है जानबूझकर। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में आप जाएं तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही, प्रोटेस्ट इन सेवरल सिटीज़ आफ्टर अरेस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्लर्क साद रिजवी, कि साद रिजवी जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट शिद्दत पसंद ग्रुप है, उसके लीडर हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे शहरों के अंदर जो है वो एहतजाज फूट पड़े हैं पाकिस्तान में। फिर अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा हम दुनिया को दिखा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में खुद कुछ धमाके करने वालों के ख़िलाफ़ रियासत को, रियासती इदारों को बहुत सपोर्ट किया था। मसाजिद से, इदारों से, हर जगह से रियासत को और रियासती इदारों को सपोर्ट मिली थी। तो इस वक्त ये जो चेहरा पाकिस्तान का दुनिया के सामने जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। एहतजाज पुरअमन होता तो कोई बात नहीं थी, जहाँ रियासत की गलती है वहाँ एहतजाज करने वालों ने भी कुछ लिमिट्स क्रॉस की हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान का बेहतर चेहरा दुनिया के सामने जाना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।